हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी विथ राज। तो शुरुआत करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन विथ आंसर। तो ऐसे देखिए, ऐसे सब इंटरफेस आते हैं एग्ज़ाम में। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, झेलम नदी वुलर नदी से होकर जाती है। दूसरा, कृष्णा नदी सीधे कोल्लूर झील का भरण करती है। तीसरा, गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। तो इसमें पहला आंसर ये गलत है, तीसरा भी गलत है। कृष्णा नदी सीधे कोल्लूर से होकर जाती है, इसलिए बी आंसर सही है। इसका आंसर होगा बी केवल दो। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पतन पोर्ट जिस रूप में सुख्यात है। कामराजर पोर्ट भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहली प्रमुख पंतन है मतलब पोर्ट है। दूसरा है मुद्रा पोर्ट, भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पंतन। तीसरा है विशाखापत्तनम पोर्ट, भारत में सबसे बड़ा आदान पतन कंटेनर पोर्ट। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल एक युग्म, बी केवल दो युग्म, सी सभी तीन युग्म, डी कोई भी युग्म नहीं। इसमें से आंसर बताइए कौन सा सही है, कितने युग्म सुमेलित हैं? तो इसका आंसर होगा मुद्रा पोर्ट। इसका आंसर होगा मुद्रा पोर्ट, मतलब केवल बी, केवल दो युग्म सही है। इसका आंसर होगा केवल बी, ये दूसरा आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। ए पहला, कटहल ऑटोकार्पस हेट्रोफाइल्स, इसका वैज्ञानिक नाम है कि नहीं। दूसरा है महुआ मधुका इंडिका। तीसरा है सगोन टेक्टोना ग्रैंडिक्स, इसका कौन सा वैज्ञानिक नाम है? तो ये तीसरा भी गलत है और पहला भी गलत है। तीसरा भी गलत, पहला भी गलत। इसका आंसर है बी, महुआ। महुआ है इसका आंसर, केवल बी, दो आंसर सही है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चीन की तुलना में भारत के पास सबसे अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। दूसरा है, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। तीसरा है, चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर बी भी नहीं होगा, इसका आंसर दो भी नहीं होगा और तीन भी नहीं होगा। इसका आंसर ना ये है ना ये है। चीन की तुलना में भारत के पास सबसे अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, तो इसका आंसर होगा ए, केवल एक इसका आंसर होगा। आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर से पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे वर्तमान समय में सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है? पहला, भितरकनिका गरान मैंग्रोव जो उड़ीसा में है। बी मरक्कनम लवण बेसिन, सी नौपाड़ा अनुपम, डी कच्छ का रण। कौन सा इसका आंसर सही होगा? इसका आंसर सही होगा डी, कच्छ का रण। इसका आंसर होगा कच्छ का रण। आते हैं छठवें क्वेश्चन पर, 6 पे। भारत में कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल्स निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं? सबसे समृद्ध स्रोत किसके इल्मेनाइट और रूटाइल्स हैं? ए एल्यूमिनियम, बी ताम्र मतलब तांबा, सी लोहा, या डी टाइटेनियम। इसका सबसे आसान आंसर है टाइटेनियम, डी इसका आंसर है टाइटेनियम। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों में बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, कौन सा है बताइए? जो किस देश में सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है, मतलब कि विद्युत मोटर के लिए, वाहनों बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु कौन सा है और किस देश में उत्पादित किया जाता है? ये सी है, कांगो। कांगो में सबसे अधिक कोबाल्ट, संसार का 3/4 कोबाल्ट उत्पादित किया जाता है। तो 7वां का है सी।
आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए। तो जिसको भी देखना है उसको जिसको भी इस पे आंसर जो इंग्लिश माध्यम के, वो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अपना आंसर मिला सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे स्क्रीनशॉट कर रहा हूँ, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। आते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? ए कैमरून, बी नाइजीरिया, सी दक्षिण सूडान या डी युगांडा। कांगो बेसिन का भाग कौन सा है? कैमरून है, कैमरून है कांगो बेसिन का भाग, ए आंसर 8वें का ए। 9वें में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए पहला है, अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। दूसरा, विल्लीगिरी रंगन पहाड़ियाँ सतपुरा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग है। तीसरा है, शेषाचलम पहाड़ी पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। 9वें का आंसर बताइए। इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका आंसर होगा डी, कोई भी नहीं। ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। आंसर कोई भी से नहीं है। सह्याद्री श्रेणी के संगम पर नहीं आती है, ये सतपुरा श्रेणी के पूर्वी भाग में नहीं है, और ये शेषाचलम पश्चिमी भाग का दक्षिणी भाग में नहीं, दक्षिणी पूर्वी भाग का है। तो इसलिए ये भी नहीं होगा। 9वें का भी डी, इसमें से कोई भी नहीं। आते हैं 10वें पर। भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगंज और सूरत को जोड़ता है। दूसरा है, त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरेह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड के चियांग माई से जोड़ता है। तीसरा है, बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन से कुनमिंग से जोड़ता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। तो इनमें से भी कोई भी नहीं। अभी तक इस परियोजना को कोई भी शुरुआत नहीं हुआ, ना ये हुआ है, ना ये हुआ है और ना ही ये हुआ है। तो इसका आंसर होगा 10वें का क्या? 10वें का आंसर होगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। ना ये होगा, ना ये होगा और ना ही ये होगा। आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप पर डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयला पर निर्भर करता है। कथन 2, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध एनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी कथन 1 सही है और कथन 2 गलत। डी कथन 1 गलत और कथन 2 सही। इनमें से कौन सा आंसर होगा बताइए? 11वें का इसका आंसर होगा कथन 1 सही है। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत, मतलब कि ये गलत है और ये सही है। ठीक, तो इसका आंसर होगा कथन सी। भारत के पास यूरेनियम डिपॉजिट होने के बावजूद अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर भारत निर्भर अभी भी है। तो इसका आंसर होगा सी, सी इसका आंसर है। ठीक, आगे आते हैं हम लोग आते हैं 12वें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12वें क्वेश्चन पर। कथन 1, शिशुधानी स्तनी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। कथन 2, शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1 सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत। डी कथन 1 गलत तो कथन 2 सही। तो ये बताइए, शिशुधानी स्तनी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। तो इसका आंसर बताइए 12वें का। इसका आंसर होगा सी, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत। इसका आंसर होगा सी, सी इसका आंसर होगा। ठीक, 12वें का क्या होगा? सी।
सी आंसर इसका। अब आते हैं हम लोग, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए देख लीजिए आप। आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। संक्रामक इनवेंसिव जीव जाति स्पीसीज विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है निम्नलिखित में से एक संगठन से संबंधित है। ए, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बी, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। डी, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका सिंपल सा आंसर ए होगा। इसका आसान है इसलिए क्योंकि जीव जाति पर है तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर ए होगा 13वें का। आते हैं 14वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। पहला है सिंह पूंछी मकाक, दूसरा है मलाबार सीवेंट, तीसरा है सांभर हिरण। उपयुक्त में से आमतौर पर रात्रि चरण या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय, रात के वक्त सबसे अधिक सक्रिय कौन है? केवल एक, केवल दो, तीसरा है सभी तीन, डी कोई भी नहीं। तो इसमें सबसे आसान आंसर इसका है बी, केवल दो, मलाबार सीवेट। ये रात के वक्त अधिकतर सक्रिय होता है और इसका 14वें का आंसर होगा मलाबार सीवेट, बी केवल दो। अब आते हैं हम लोग 15वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सबसे सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य वेंगल डांस करता है? वेंगल डांस। तो ए, तितली, बी, व्याध पतन ड्रैगन फ्लाई, सी, मधुमक्खी, डी, बर। वेंगन फ्लाई मतलब ऐसे ऐसे नाचते रहता है, तो इसका होगा डी, सी, मधुमक्खी। मधुमक्खी ही ऐसी है जो वेंगल डांस करती है। अब आते हैं हम लोग सी, इसका आंसर होगा 15वें का। आते हैं 16वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ छत्रकों मशरूमों में औषधीय गुण होते हैं, कुछ छत्रकों में मन प्रभावी साइको एक्टिव गुण होते हैं। तीसरा, कुछ छत्रकों मतलब वैसे छाते का आकार का होता है, उसमें कीटनाशक गुण होते हैं जिसे हम लोग मशरूम बोलते हैं। चौथा है, कुछ छत्रकों में जैव संदीप्तशील बायोल्यूमिनेसेंट गुण होते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, केवल तीन, या डी सभी चार। एक सही है, दो सही है, तीन सही है, या सभी चार सही है? एक इसमें से कौन सा कथन विचार पे अब आप कौन से कथन सही है आप बताएं। तो 16वें का आंसर होगा डी, सभी के सभी सही है। क्यों? क्योंकि इसमें सब में ध्यान दीजिए, सभी में क्या दिया हुआ है? कुछ कुछ दिया है, तो कुछ में, सभी में नहीं दिया, इसीलिए सभी में ये गुण कुछ में ये गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी। सभी आंसर इसका चारों का जो है, जो भी चारों है ये चारों आंसर इसका सही है। ठीक। अब आते हैं 17वें क्वेश्चन पर। भारतीय गिलहरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती है। दूसरा, वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे दृढ़ फरोल, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती है। वे सर्वभक्षी होती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या कोई भी नहीं? गिलहरी के बारे में है। 17वें का आंसर क्या होगा? 17वें का आंसर केवल एक होगा। ये केवल ये सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। ए, केवल एक। अब आते हैं हम लोग क्या? अब आते हैं हम लोग 17वें क्वेश्चन पर। 18वें क्वेश्चन पर। 17वां हो गया? हाँ, 17वां हो गया। आते हैं 18वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, फर्स्ट, कुछ सूक्ष्मजीव जल के कंथनाक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। दूसरा, कुछ सूक्ष्मजीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सब में कुछ कुछ लगा हुआ है, तो सिंपल से लॉजिक है, ये भी सही है। कंथनक के ऊपर वातावरण वाले तापमान पर पनप सकते हैं, तापमान वाले वातावरण पर पनप सकते हैं। जल के हिमांक के नीचे तापमान वाले वातावरण पर पनप सकते हैं, और 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में भी पनप सकते हैं। 1, 2, 3 मतलब तीनों कथन ये सही है, तो इसका आंसर होगा सी, सभी तीन। 18वां का आंसर होगा सभी तीन। आते हैं फिर हम लोग 19वें क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र से कीटों को खींचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? ए,
मत्स्यन मरजार फिशिंग कैट, बी ओरेंगुटेन, सी उदबिलाव या डी संथाल बियर। 19वां का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ओरेंगुटेन, ये इसका आंसर होगा। छिद्र के कीटों पर खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। ठीक, 19वां का बी। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए एरोसोल, दूसरा है फोम एजेंट, तीसरा है अग्रिमदंक, चौथा है स्नेहक, लुब्रिकेंट। उपयुक्त में से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में प्रयुक्त होते हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, केवल 3 या डी सभी 4। तो इसका आंसर होगा चारों, सभी के ये लिए सबसे अधिक क्या है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये चारों। तो 20वें का आंसर होगा डी। अब आते हैं 21वें पे। 21वें का आंसर क्या है? थोड़ा लंबा है, ध्यान देखते हैं। कथन 1 विचार करना है। आधारित संरचना निवेश न्यासों INVITS में जमा डिपॉजिट जो है हुई ब्याजों की आय जो अपने निवेशकों में वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। दूसरा है वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन INVITS को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी कथन 1 सही और कथन 2 गलत। डी कथन 1 गलत और कथन 2 सही। इसका आंसर क्या होगा? 21वें का इसका भी यही आंसर होगा। कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। कथन 1 सही है, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। इसका आंसर होगा डी, ये आंसर सही है। ठीक, 22वें पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कोविड विश्व महामारी के बाद हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। दूसरा, आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी कथन 1 सही है और किंतु कथन 2 गलत। डी कथन 1 गलत और किंतु कथन 2 सही। इसका आंसर बताइए। कोविड विश्व महामारी के बाद हाल ही में विगत काल में पूरे विश्व में केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। ये तो सही है क्योंकि ब्याज दर बढ़ी हुई है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। इसका आंसर होगा ये सही और कथन 1 और 2 सही तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या, कथन 2 ये कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, इसीलिए इसका ये आंसर होगा। ठीक, 22वें का। अब आते हैं 23वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का सबसे व्यापक साधन हो जाए। दूसरा है कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। उपयुक्त कथनों के बारे में लिखित से कौन सा कथन सही है? ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। इसका आंसर बताएं। 23वां का इसका आंसर होगा सी, कथन 1 सही और कथन 2 गलत है। आंसर सी इसका सही होगा। ठीक, ये गलत है और ये सही है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 24वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित RBI की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधियों को बंध्यकरण स्टेरिलाइजेशन के एक भाग के रूप में माना जाता है? इसी तरह समझ में आ गया। क्वेश्चन का जवाब ए होगा, खुला बाजार की कार्रवाई का संचालन। जिसने पढ़ा होगा ये करंट अफेयर में, इसका ये आंसर सही होगा। ठीक, 24वें का क्या है? ए। 25वें पर आते हैं हम लोग। 25वें निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। सरकारी बॉन्ड बाजार, दूसरा है शीघ्रावधि द्रव्य बाजार कॉल मनी मार्केट,
तीसरा है कोष पत्र बाजार, ट्रेजरी बिल मार्केट, और चौथा है स्टॉक बाजार। पूंजी बाजार में उपयुक्त में से कितने शामिल हैं? पूंजी बाजार में कितने शामिल है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चार? पूंजी बाजार में सबसे अधिक कौन शामिल है? पूंजी बाजार में इसका आंसर होगा बी, केवल दो, शीघ्रवृद्धि द्रव्य बाजार। ठीक है, इसमें विचार करना है पूंजी बाजार में उपयुक्त में से कितने शामिल हैं, तो केवल दो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 26वें क्वेश्चन पर। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है? पहला ए, युद्ध के कारण अपने देशों से बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का एक बड़ी खेती योग्य जमीन देकर जिसमें से वे सामूहिक खेती कर उपज को आपस में बांटते हैं और पुनः स्थापन करना है। किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि प्रक्रियाओं में समाकलन और संगति लाते हैं। कृषि क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक मिलकर किसी निगमित निकाय के साथ संविदा कर अपनी जमीन उस निगमित निकाय को किसी नियत अवधि के लिए दे देते हैं, जिसके लिए वह निगमित निकाय कृषकों को एक सहमत राशि का भुगतान करता है। डी, कोई कंपनी कृषि क्षेत्र के कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण, तकनीक, जानकारी और सामग्री के निविष्ट प्रदान करती है ताकि वे कंपनी की भी निर्माण प्रक्रिया और वाणिज्य उत्पादन के लिए उसकी ज़रूरत के कृषि पुणे का उत्पादन करें। तो इसका आंसर क्या होगा? लघु कृषक बड़े खेत के लिए क्या होगा बताइए? इसका सबसे आसान आंसर है, इसका सबसे आसान। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। कृषि क्षेत्र में सीमांत कृषक आपको समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि प्रक्रियाओं में समाकलन और संगति लाते हैं। ठीक है, अब आते हैं 27वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत सरकार काले तिल, नाइजर और गुइजोइटिया एम्बिसिनिया के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है, एमएसपी उपलब्ध कराती है। दूसरा है काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। तीसरा है भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं? तो इसका आंसर आप लोग बताइए 27वां का। इसका सभी आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, सभी तीन सही है इसका, सी, ऑप्शन सी। अब आते हैं हम लोग 28वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। ब्रांड पहचान, दूसरा है माल सूची, तीसरा है बौद्धिक संपदा, चौथा है ग्राहकों की डाक सूची। उपयुक्त में से कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, केवल तीन, डी, सभी चार। इसमें से बताइए। परिसंपत्ति में निवेशों को पर विचार करना है, परिसंपत्ति के निवेशों पर विचार करना है और अमूर्त निवेश माने जाते हैं। उपयुक्त में से ये कितने अमूर्त निवेश है बताइए? 28वां का। अमूर्त निवेश ये बौद्धिक संपदा है। कौन है? बौद्धिक संपदा है अमूर्त निवेश। इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। यही सही है, बाकी ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 28वें का ऑप्शन सी। 29वां पर आते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जनांकीय निष्पादन, दूसरा है वन और पारिस्थितिकी, तीसरा है शासन सुधार, चौथा है स्थिर सरकार, पांचवा है कर एवं राजकोषीय प्रयास। अब इन सब पर विचार करना है और इसमें दिया है एक पंक्ति। समस्तर कर और क्रम के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निष्कर्ष के रूप में प्रयुक्त किया है? ए, केवल 2, बी, केवल 3, सी, केवल 4 या डी, सभी 5। 29वां का ऑप्शन क्या होगा? सबसे भिन्न और आश्चर्य लग रहा है केवल 3। ठीक है, ऑप्शन होगा बी, केवल 3। ठीक है, और ये होगा शासन सुधार। ठीक, ना ये होगा, ना ये होगा, ना स्थिर सरकार होगा और ना ही कर पर। 15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से जनसंख्या के क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निष्कर्ष में प्रयुक्त किया है शासन सुधार के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी, केवल 3। आते हैं 30वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित आधारित संरचना क्षेत्रों पर विचार कीजिए और पहला है किफ़ायती आवास, दूसरा है सर्वसाधारण द्रुत परिवहन, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, तीसरा है स्वास्थ्य देखभाल, चौथा है पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा। उपयुक्त में से कितनों पर UNOPS आधारित संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन
S3I अपने निवेशकों के लिए ध्यान केंद्रित करता है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, सभी 4। तीसरे का आंसर क्या होगा? केवल 3 इसका स्वास्थ्य से संबंधित सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन के लिए स्वास्थ्य से संबंधित, ये इसका आंसर होगा, स्वास्थ्य से संबंधित सी। ठीक है, सी नहीं होगा, मतलब कि इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? तीसरा का सी, हाँ सही, केवल 3। ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य देखभाल। आते हैं 31वें क्वेश्चन पर। सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? ए नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी विधि के निष्पक्ष प्रयुक्ति, या डी विधि के समक्ष समता। 31वां का आंसर क्या है बताइए? सी इसका आंसर होगा, विधि के निष्पक्ष प्रयुक्त। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। ठीक है, आते हैं 32वें पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारों के नियमों और विनियमों से करती है। ये सही है आंसर। कथन 2, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। ये भी सही है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी कथन 1 सही है और कथन 2 गलत। डी कथन 1 गलत और कथन 2 सही। तो 32वें का ऑप्शन बताइए। इसका ऑप्शन होगा ए इसका ऑप्शन होगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है, पर कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 33वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश की संविधान में मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है? ए कि यह आवश्यक विधि के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है, या बी यह राजनीति पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है, सी यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, डी यह सामाजिक न्याय और सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूति करता है। 33वें का ऑप्शन क्या होगा? ये आसान है, बी यह राजनीति पदों और सरकार का सृजन को सुकर बनाता है। मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से संविधान को क्या बनाता है? सुकर बनाता है। राजनीतिक पदों सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। अब आते हैं 34वें क्वेश्चन पर। भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए, मतलब कि विनियमित करने के लिए अधिनियम किया गया है? ये आसान है, ये पढ़े होंगे आप लोग अगर यूपीएससी के छात्र हैं तो। इसका आंसर होगा पहला संशोधन और चौथा संशोधन के द्वारा ही संविधान संशोधन के आधारित न्यायिक व्याख्या के अधिभूत माना गया था। पहला संशोधन पहले किया गया था 1951 में। 34वें का होगा ए। फिर आते हैं 35वें। भारत में निम्नलिखित संगठनों और निकायों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय विधि आयोग, चौथा है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपयुक्त में से कितने सांविधिक निकाय हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या डी सभी 4? इसमें से सिंपल सा है आंसर इसका, अगर पढ़े होंगे तो यही है, ये जो सांविधिक निकाय बना है पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए, क्या बना है? ए। ठीक, तो केवल एक। तो इसका आंसर होगा 35वें का ए। ठीक, ए। अब आते हैं 36वें पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे विनिश्चय की तिथि में पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निष्पादन राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कृत्य विधिमान्य हो जाते हैं। सही है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई और उनके निर्वाचन अभी होने शेष है। कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अनुमति देनी होती है। ये भी सही है। उपयुक्त में से कितने कथन? तीनों सही है इसका आंसर। 36वें का क्या होगा? 36वें का आंसर भी डी, कोई सही नहीं। विधि मान्य दिया है तो इसका भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो 36वें का हम लोग का आंसर क्या होगा? 36वें का आंसर होगा कोई भी नहीं। ठीक है, डी 36वें का कोई भी नहीं आंसर होगा 36वें का डी। ठीक है, डी इसका सही होगा। ना ये होगा, ना ये होगा और ना ही ये होगा। ठीक है,
37वें, भारतीय संसद के वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा के भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, तो ये भी सही है, ये सही है। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा के भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, तो वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है, ये भी सही है। अब आते हैं तीसरा, लोकसभा राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है, ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा 37वें का? इसका आंसर होगा सभी तीन, ठीक है, इसका आंसर होगा सभी तीन, सी। ये भी होगा, ये भी होगा और ये पहला वाला भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्राक्षित अधिसूचित कर देती है तो पहला, राज्य का मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रित प्राधिकारी बन जाता है। दूसरा, ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। तीसरा, ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी और वनोत्पादन को संग्रह करने की अनुमति होती है। चौथा है, ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, या सी केवल तीन, या डी सभी चार? 38वें का ऑप्शन क्या होगा? 38वें का ऑप्शन होगा केवल तीन, ऑप्शन सी केवल तीन, ठीक है, ये आंसर सही होगा, बाकी ये दोनों सभी गलत होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 39वां क्वेश्चन, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से होती है। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और यह सबसे छोटा इकाई ब्लॉक के गांवों का समूह होता है। तीसरा है, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दे। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या कोई भी नहीं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है इसका बताइए। 39 का इसका ऑप्शन होगा केवल दो, ऑप्शन होगा केवल बी, दो, ये इसका आंसर सही होगा, बाकी ये गलत है और ये भी गलत है, ठीक। आते हैं 40वें क्वेश्चन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 40वां है, भारत के उच्चतम न्यायालय में कतिपय निर्णयों में यह विचार किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीति या प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी। कथन 2, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत। डी, कथन 1 गलत और कथन 2 सही। इसका आंसर बताएं 40वें का। इसका आंसर होगा सी, केवल एक इसका आंसर क्या है? सही है, ये इसका सही आंसर है, ये गलत। इसका आंसर होगा सी, ठीक है, आंसर होगा सी, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब आते हैं 41वें क्वेश्चन पर। धान्य कटक और जो महासंधियों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? ए, आंध्र, बी, गांधार, सी, कलिंग, डी, मगध। इसका आसान ऑप्शन है आंध्र, इसका आंसर होगा आंध्र, ठीक है। बी, आंध्र, ए, इसका आंसर होगा आंध्र, ठीक है। 42वें पे आते हैं हम लोग। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। दूसरा, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। तीसरा है, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प और अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या डी इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर बताएं आप लोग। 42वें का आंसर बी होगा, इसका आंसर केवल 2, ये सही है, बाकी ये गलत और ये भी गलत, केवल 2। 43वें पे आते हैं। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुम, पुहार और मुचीर किस रूप में सुखियात थे?
ए राजधानी नगर, बी पंतन, सी लौह और इस्पात निर्माण के केंद्र, डी जैन तीर्थंकरों के चैत्य। 43वें का आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। 43वें का आंसर होगा ए राजधानी नगर होगा इसका आंसर। 43वें का राजधानी नगर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं 44वें पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? ए राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना, बी दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना, सी किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना, डी युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। 44वें का आंसर क्या होगा? वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। 44वां क्या होगा इसका? डी इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, 44वें का डी। आते हैं 45वें पर। निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। पहला है होयसल, दूसरा है गढ़वाल, तीसरा है काकतीय, चौथा है यादव। उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों में से अपने राज्य आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी किसी ने नहीं। 45वें का ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा किसी ने नहीं। 45वां का क्या होगा? डी, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ना ये होगा, ना यादव, ना काकतीय, ना ये और ना ये 8वीं शताब्दी में ये सब थे ही नहीं। ठीक है, किसी ने नहीं किए थे। ठीक है, सॉरी, ये सही इसका आंसर होगा, बाकी ये सब गलत होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 45वें के बाद आते हैं 46वें पे। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। साहित्यिक कृषि या रचनाकार? पहला है देवी चंद्रगुप्त बिलहर, दूसरा है हमीर महाकाव्य नयचंद्र सूरी, तीसरा है मिलिंद पन्ह नागार्जुन, चौथा है नीति वाक्य मृत सोमदेव सूरी। उपयुक्त में से कितने कथन सुमिलित हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। तो इनमें से कितने सुमिलित हैं? 46 में एक ही सुमिलित है, वो है मिलिंद पन्ह नागार्जुन, बाकी ये सब गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा केवल सी 3। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 46वें का सी। अब आते हैं 47वें क्वेश्चन पर, 47 पर। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं और प्रवाहित जलधाराओं और अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय का मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंब करता है? ए बौद्ध परंपरा, बी जैन परंपरा, सी शैव परंपरा या डी वैष्णव परंपरा। 47 का आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा बी। 47 का बी, जैन परंपरा में ये होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा जैन परंपरा। ठीक, अब आते हैं 48 पर। विजयनगर साम्राज्य में के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुलिया का निर्माण किया? ए देवराय प्रथम, बी मल्लिकार्जुन, सी वीर विजय, डी विरूपाक्ष। 48वें का ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा देवराय प्रथम। ठीक है, उन्होंने ही निर्माण किया था नहर कुलिया का कई किलोमीटर तक। ठीक है, अब आते हैं 49 पर। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीयू को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया? ए अहमद शाह, बी महमूद बेगड़ा, सी बहादुर शाह, डी मोहम्मद शाह। तो 49 का ऑप्शन क्या होगा? सी, बहादुर शाह ने इसका सुपुर्द किया था। ठीक है, अब आते हैं 50 पर। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया था? तो ये जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे से, तो इसका ऑप्शन डी है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, पूरे पेपर में सबसे आसान क्वेश्चन ये है, डी। ठीक है, 50वें का डी। तो आगे के क्वेश्चन को जारी रखने के लिए दोस्तों हमारे वीडियो को पार्ट 2 भाग में मिलते हैं, जिसमें 51 से लेकर 100 क्वेश्चनों को अच्छे से जवाब दिया गया है। और दोस्तों अगर आपको प्रीलिम्स का आंसर की अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।